नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार नहीं बचेगी, ऐसे ही चलता रहा दिल्ली में तो मोदी सरकार नहीं बचेगी। अगर ऐसे ही दिल्ली में चलता रहा तो 50 नेताओं का इंडिया के साथ बैठक या फिर आएंगे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि अब परिस्थितियां बिल्कुल उल्टा हो गई हैं। चाहे बिहार हो और चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे आंध्र प्रदेश हो या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हालात बेकाबू हो गए हैं। अब इस हाल में आकर के खड़ी हो गई है परिस्थितियां कि मोदी सरकार को गिराने का श्रेय मोदी के लोगों को ही जाएगा भाजपा में, यानी कि वह बगावत की आग अब धधकने लगी है, अब फटने का वक्त आ गया है। अब ऐसे में मोदी सरकार संकट के दौर से गुजरने लगी है। अगर मैं महाराष्ट्र से शुरू करूं तो बेहतर होगा। महाराष्ट्र के अंदर दो ठाकरे परिवार फिर एकजुट हो गए हैं। जो दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हुए थे, आज वह एक हो गए। पहला संकेत मोदी सरकार के लिए शुभ नहीं है। क्यों शुभ नहीं है, इसे समझिए कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद जो अलग अलग थे, वह एक होने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर भगदड़ की परिस्थिति है। क्यों कि एकनाथ शिंदे जो बीते कई महीनों से खासे परेशान है, भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी को विलय करने की बात कर रही थी, वह विलय नहीं हो रहा है और वह सांसद और विधायक तैयार भी नहीं है भाजपा में विलय करने के लिए अपने आप को। तो उनके सामने एक विकल्प हो गया कि वह अपने घर वापसी उद्धव ठाकरे के पास कर लेंगे, जो बीएमसी चुनाव के अंदर बहुत ही भारी पड़ने वाली है भाजपा को। पहला चीज तो यानी कि एकनाथ शिंदे भी घर वापसी के तरफ अब तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरी कि अजीत पवार अब बहुत ज्यादा वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रुकने वाले नहीं है, वह भी अपने चाचा शरद पवार के तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और भाजपा को लेकर नाराजगी बार बार दिखा रहे हैं और बीएमसी चुनाव बहुत जबरदस्त होने वाला है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर जो एक भूचाल सी परिस्थिति है, वह नरेंद्र मोदी सरकार को डरा रही है, क्योंकि वह डराने वाली इसलिए परिस्थितियां बन गई कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उसका प्रभाव पड़ने वाला है। महाराष्ट्र में वह दोनों साथी अगर साथ छोड़ दिए तो महाराष्ट्र तो सत्ता जाएगी, दिल्ली की सत्ता हिलेगी। बार बार अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कर रहा हूं, आज इस पर मुहर लगती नजर आ रही है। दूसरा पहलू जो और भी चौंकाने वाला है, बिहार एक ऐसी परिस्थिति में आकर के खड़ा हो गया है जो नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा चुनौती देने लगा है। बिहार के अंदर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी, उनके भी सुर अब बदल गए। तो जीतन राम मांझी ने तो बयान दिया था कि भाजपा अपने वादे पूरा करे, नहीं तो गठबंधन में तोड़ दूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब चिराग पासवान की नाराजगी सामने आने लगी है, उनके भी बोल बदलने लगे हैं और वह नीतीश कुमार के बहुत खासा क्लोज बनते जा रहे हैं, यानी कि बहुत नजदीक जाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बल्ले बल्ले है। फिर जो नीतीश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह उनके लोग नीतीश को मजबूत कर रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान जो हनुमान बन रहे थे, हनुमान थे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, वह अब विभीषण बन जाएंगे। और चिराग पासवान हकीकत में नीतीश कुमार ने उन्हें डिप्टी सीएम का एक भरोसा दिया है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि वह बिहार की राजनीति करना चाहते। ऐसे में जीतन राम मांझी तो भाजपा के साथ है ही नहीं, वह नीतीश के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ है और चिराग भी आ गए तो भाजपा तो न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रह जाएगी। ऐसे में बिहार से बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है। अब नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई।
तो बार्गेनिंग पावर नीतीश की क्या है? क्या उनकी इच्छाएं भाजपा पूरी कर देगी तो वह भाजपा के साथ रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वह उन्हें भाजपा का साथ छोड़ना है, अपनी पार्टी को सुरक्षित रखना है और अपने विरासत को सुरक्षित रखना है, अपने बेटे को सौंपना है, तो भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें अपने बेटे को भी एंट्री करनी है पार्टी के अंदर, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से एंट्री करेंगे। तो ऐसे में भाजपा विश्वासघात जो करती है तो वह नीतीश से बेहतर कोई नहीं जानता है। नीतीश के वजह से ही भाजपा अभी तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, जो आगे भी संभावना बहुत कम हो जाएगी अगर मोदी की सरकार चली गई तो ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष को साथ लेकर के और एक मजबूत विकल्प और सरकार बिहार में देने की बड़ी प्लानिंग पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि भाजपा का साथ छोड़ते हुए। अब दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एनडीए गठबंधन में यह जो घबराहट मोदी को लेकर के चारों तरफ से फंस रहे हैं मोदी, तो मोदी की कुर्सी संकट में आ रही, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और मोदी के लिए शुभ संकेत सब नहीं मिल रहे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के सभी मंत्रियों से जो मिल करके और 1.5 लाख करोड़ रुपए के डिमांड किए और इसी बजट में 1 फरवरी तक यह सारे बजट चाहिए उनको, जो कह दिया कि नहीं तो हम समर्थन वापसी ले लेंगे। यह सरकार के अंदर बहुत बड़ा उथल पुथल वाली परिस्थिति खड़ा कर दिया है। नहीं मिला, वह मनोहर लाल खट्टर से भी मिले, नितिन गडकरी से मिले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले, अमित शाह से भी मिले और नवीन नितिन से भी मिले, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी ने। अब उनका कहना है कि यह हमें चाहिए, इसकी नहीं चाहिए, हमें यह बजट चाहिए। आप 10 सालों से धोखा दिए। अब ऐसे में बजट सरकार के पास है नहीं और जो बजट अलॉट करती है वह देती है नहीं, तो सिर्फ अलाउंसमेंट हो जाता है, बाद में खरवा खात पनिया पियत वाला काम करती है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापसी का जो धमकी दिया, तो मान मनोवल का दौर चल रहा था कि ठीक है कुछ दे देंगे और कुछ धीरे धीरे दे देंगे, और 2 साल तकरीबन यह सरकार निकाल ही ली है। 24 में था, 25 खत्म हो गया, 26 आने वाला है और 4 जून को रिजल्ट आया था। 2 साल पूरा हो जाएगा इस सरकार को, बाकी बचे 3 साल। 3 साल क्या गारंटी है मोदी सरकार रहेगी? ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मान मनोवल का दौर चल रहा था, अमित शाह भी मिलने की कोशिश की, बातचीत की, बाकी लोगों को भी लगाया गया, लेकिन नहीं माने। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया, आप नहीं अगर कर सकते हो तो कुर्सी छोड़ दो, हम सरकार बदल देंगे। और यह बात होने के बाद एक असमंजस सी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी अगर मोदी की लंका लगाने लगे तो नई बात नहीं है। नितिन गडकरी पहले भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ थे और नरेंद्र मोदी को लेकर के बोलते रहे, और लेकिन नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिन 240 सांसदों की बात होती है कि उनके संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, नितिन गडकरी भी उसमें एक मोदी के विरोध में है, क्योंकि मोदी का कभी भी अभिनंदन उन्होंने नहीं किया। अगर बैठक होती है एनडीए की और उसमें रहते हैं वह, तो मोदी का स्वागत नहीं करते, हाथ नहीं जोड़ते हैं, उनके तरफ ताकते तक नहीं है, या पार्लियामेंट हो या मीटिंग हो। नितिन गडकरी अपने आप में रहते हैं, वह अपने आप को कम नहीं समझते और है भी। लेकिन दूसरी तरफ जो नितिन गडकरी अगर इसी तरह से करते रहे तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि राज्यों से भी संकेत अच्छे नहीं है और अब वह माहौल बिगड़ता जा रहा है और आपस में भी यही रहा। तो यहां पर नितिन गडकरी के सक्रिय होने का एक मुख्य कारण है और जो समझने की जरूरत पड़ेगी, क्या आरएसएस ने उन्हें लगा दिया या नितिन गडकरी जैसे लोग जो भाजपा के अंदर है यह समझ गए कि मोदी का प्लान इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में फिर डालने का है, क्योंकि 26 में मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात कही जा रही है। बजट के पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो कई लोगों को, राजनाथ सिंह जैसे और नितिन गडकरी जैसे लोगों को साइड करने की बातें, चर्चाएं चल रही है लगातार। ऐसे में नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं हो रहे, जिनकी उम्र 75 हो गई,
लेकिन बाकियों को रिजायर कर रहे हैं। यह बात मुरली मनोहर जोशी बड़ी बेखौफ तरीके से लगातार उठाते रहे और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करते रहे। अब ऐसे में नितिन गडकरी ने फिर एक बार मोर्चा संभाल लिया। तो क्या नितिन गडकरी जो आरएसएस के हैं, मोदी भी आरएसएस के हैं, लेकिन मोदी तो आरएसएस की नहीं सुनते, नितिन गडकरी तो सुनते हैं। ऐसे में क्या नितिन गडकरी आरएसएस के कहने पे कर रहे हैं, या अब नितिन गडकरी जैसे लोग जो है, जो 25-30 लोग बगावत कर रहे थे और आरएसएस से कह रहे थे कि मोदी का चेहरा बदल दो आप, नहीं तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कतें होंगी। अब भागवत भी मोदी की भाषा बोलने लगे या अलग दो राहे पे चलने लगे, इसलिए यह लोग और नाराज हो गए और यह लोग यह हटाए, इसके पहले इनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ तस्वीर है जिस पर हम लोग को समझना और चर्चा करना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के अंदर चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 50 विधायकों ने बैठक की ब्राह्मण समाज के। अब योगी के खिलाफ 50 विधायकों ने बैठक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर सब रजिस्टर में दर्ज किया। मोदी और योगी से खुश नहीं है या सिर्फ योगी से खुश नहीं है, लेकिन वह सरकार के साथ अब नहीं रहना चाहते क्योंकि भेदभाव हो रहा है और उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तरफ से समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा है, उन्होंने ऑफर दिया, आप हमारे साथ आइए, हम आपको आपका सम्मान देंगे, हम आपको आपका सम्मान देंगे, हम आपको आपका हक देंगे, आइए। और योगी हो या मोदी हो, दोनों एक ही हैं, तो आप हमारे पास आइए। तो वह सांसद या विधायक क्या इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे? लेकिन अगर मोदी सरकार ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही बगावत होते रहे, तो फिर मोदी सरकार का बचना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अब चाहे एनडीए गठबंधन के अंदर और चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे भाजपा और आरएसएस के अंदर, सब कुछ ठीक नहीं है। और इकलौता जिसके पास कोई विकल्प नहीं था, एकनाथ शिंदे, उनके पास विकल्पों के राह खुल गए घर वापसी का। तो ऐसे में मोदी सरकार एक ऐसे संकट में पड़ गई है जो इस संकट से निकल पाना मुश्किल है, और इंडिया गठबंधन विकल्प के तौर पर खड़ा है सभी दलों के लिए कि आइए हमारे साथ और मिलकर देश को चलाएं। तो नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे में नहीं बचेगी। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और उन 5 मुद्दों पर हम लोग चर्चा करके आज की सारी राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 जो बड़ी महत्वपूर्ण है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों भाई साथ आए, एकनाथ शिंदे वापसी करेंगे या टूटेगी पार्टी? एकनाथ शिंदे घर वापसी करेंगे या टूटेगी पार्टी? पहले इसे आप दर्शक समझ लीजिए, हम लोग समझने का इसे प्रयास करते। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो अलग हुए थे, वजह था कि बाला साहब ठाकरे ने अपने रहते ही राज ठाकरे को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को पार्टी सौंपी। उद्धव ठाकरे बड़े हैं, राज ठाकरे छोटे हैं, लेकिन सक्रिय बाला साहब ठाकरे के साथ राज ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे नहीं। तो जब उद्धव ठाकरे को पार्टी सौंपी गई तो राज ठाकरे घर छोड़ के निकल गए, पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपना नवनिर्माण शिवसेना बनाई, दूसरी पार्टी बनाई। पार्टी को सफलता नहीं मिली, पहले कुछ विधायक जीत करके आए लेकिन बाद में नहीं आए और सांसद कभी नहीं जीत पाए। ऐसे में वह चलते रहे, बाला साहब ठाकरे दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन बाला साहब ठाकरे का एक वजूद और सम्मान था और वह करते भी थे और उनके जाने के बाद भी करते रहे। राजनीतिक तौर पर दोनों भाई अलग थे, लेकिन पारिवारिक तौर पर दोनों एक थे। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर भी जब एक हो गए, एक साथ आकर के खड़े हो गए, तो वह नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समय समय पर, वक्त वक्त पर राज ठाकरे को इस्तेमाल किया करती थी भारतीय जनता पार्टी।
मोदी शाह की जोड़ी। अब वह जो एक रास्ता था वह विकल्प अब खत्म हो गया एक होने से। दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशान थे, जिसको नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और बार बार यह प्रेशराइज किया जा रहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दे, और नहीं कर रहे थे, एनडीए छोड़ने की बात कर रहे थे, उनको भरपूर प्रयास तोड़ने की जा रही थी। तो एक नाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए थे या आज जो विधायक है या सांसद, वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कितना कद्र है नेताओं का वह अच्छी तरह जानते हैं, उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ऐसे में वह एक नाथ शिंदे के साथ ही थे, चूंकि पार्टी छोड़ के अपना घर आए थे, इसलिए उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था। अब जब राज ठाकरे भी एक हो गए तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर काफी मजबूत होगी, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। और देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, राज ठाकरे के रहते हुए नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि फिर वह शिवसेना एक तगड़ी और तेवर वाली कार्यकर्ताओं वाली सही बन जाएगी, मजबूत। ऐसे में दोनों भाई राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक होने से एक नाथ शिंदे के उन नेताओं को विकल्प मिल गया घर वापसी का। तो एक भगदड़ सी परिस्थिति बन रही है। अब एक नाथ शिंदे भाजपा के साथ असहज नहीं है, और पार्टी टूट करके अगर उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी कर दी तो उनके लिए टिक पाना राजनीति में बड़ी मुश्किल होगा। तो फिर उन्हें अब घर वापसी के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और वो विकल्प तलाश भी रहे थे, जो विकल्प उनका पूरा हो रहा है। ऐसे में 55 विधायक और 7 सांसदों की पार्टी नरेंद्र मोदी के हाथ से निकलने जा रही है। अब यह बहुत जल्द बीएमसी चुनाव के पहले होने जा रहा है। दूसरी चीज, अजीत पवार ने तो अपने तेवर दिखा दिए कि हमारे घर तो का दरवाजा तो खुला हुआ है, मैं कभी भी चाचा के साथ चला जाऊंगा और घर वापसी कर लूंगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार खो रही है और दिल्ली में 8 सांसद अपने कम कर लेगी। दूसरी तरफ आ जाते हैं भाजपा में। यूपी के अंदर भाजपा के 50 विधायकों ने इंडिया गठबंधन के साथ किया बैठक, छोड़ेंगे पार्टी। इन्होंने हकीकत में अपनी बैठक यानी कि भाजपा के 50 विधायक जो ब्राह्मण समाज और बाकियों से आते हैं, उन लोगों ने एक बंद कमरे में 50 विधायक बैठक की। सोचिए 50 लोग बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब एक पार्टी नुमा हो गया माहौल। यह योगी के खिलाफ कि ठाकुरवाद चल रहा है यूपी के अंदर, चाहे मोदी हो योगी हो, कोई सुन नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी यूपी जाने वाले हैं, उसके पहले यह बैठक हो रही है। अमित शाह कोशिश कर रहे थे योगी को हटाने को, नहीं हटा पा रहे थे। अब 50 बैठक हो रही, 50 विधायकों की बैठक जो हुई है, वह अगर उनका नहीं माना गया तो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के शिवपाल यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश यादव के चाचा, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको सम्मान देंगे और हम आपको आपका हक भी देंगे। ऐसे में उनको एक विकल्प मिल गया। जैसे विकल्प मिला तो दिल्ली की सरकार डगमगाने लगी कि भाई उत्तर प्रदेश का हमारा तो एक बाजू ही कट जाएगा फिर, क्योंकि ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी कही जा रही थी, अब ब्राह्मण को सम्मान दे नहीं रहे हैं, तो ब्राह्मण अब हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन ठाकुरों को भी तो सबको सम्मान नहीं मिल रहा है। दिक्कत तो यह है, लोकसभा चुनाव में यह तो चीजें तस्वीरें साफ हुई कि ठाकुर भी नाराज थे, उनके हिसाब से उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ से अगर ठाकुर ब्राह्मण दोनों नाराज हो गए और नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, तो ऐसे में वह उनके सामने समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो समाजवादी पार्टी उनके लिए कारगर साबित होगी, क्योंकि वही मुख्य विपक्षी पार्टी है और वहां पर कांग्रेस का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। लेकिन मायावती भी गायब है, वह मोदी की होकर रह गई। ऐसे में वह समाजवादी पार्टी की तरफ, तो इंडिया गठबंधन यहां भी मजबूत हो गया और मोदी के लिए संकटों का पहाड़ यहां पर भी टूटने लगा। कब उनका क्या फैसला आ जाएगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी यह सब चल ही रहा था
तब तक एनडीए गठबंधन में घबराहट, मोदी चारों तरफ से घिर गए, मांझी से लेकर चिराग तक खिलाफत करने लगे। अब एनडीए गठबंधन, अभी यूपी का चल ही रहा है, तब तक एनडीए गठबंधन की बात आ गई। एनडीए गठबंधन के अंदर घबराहट आज से नहीं है, वह बिहार चुनाव से ही है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ था, वह एकजुटता जब दिखाने लगा, और सोनिया गांधी ने भी मैदान संभाला है, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, और अखिलेश यादव हैदराबाद तक पहुंच गए, तेलुगु देशम पार्टी और बीआरएस से मुलाकात करने लगे, सरकार बनाने की कवायद करने लगे, तो एनडीए गठबंधन के अंदर अब बगावत के सुर अपने अपने हकों को लेकर के। तो समझिएगा यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए कि भाजपा वादे पूरा नहीं कर रही है। वह चिंगारी पूरे एनडीए गठबंधन में भड़क गई और सब कहने लगे। चंद्रबाबू नायडू भी आकर के जब दिल्ली आए तो कहे भैया हमको 1.5 लाख करोड़ तो देना पड़ेगा, और क्योंकि आप अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हो, अब पूरा नहीं करोगे तो अब आपके साथ रहना मुश्किल होगा। यही बात अजीत पवार, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, यही बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं, यही नीतीश कुमार कह रहे हैं, और यही अब चिराग पासवान कह रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के मुख्य घटक दल जो हैं, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, यह सब आपके खिलाफ हो गए, तो आपके साथ है कौन? और टोटल 53 सांसदों का टोटल खेल ही है। यहां पर आकर के मोदी सरकार पूरी तरह से फंस गई। अब मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। मान मनोबल का दौर चल ही रहा था, तब तक मान मनोबल के अंदर कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू को बहुत समझाने की कोशिश की गई कि थोड़ा थोड़ा बजट करके आपको देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने इनकार कर दिया, ना, हमें तो 1 फरवरी डेडलाइन है, आपको, आप बजट से तक हमें अगर आप नहीं देते हैं, यह नहीं कि आप ऐलान कर दिए और छोड़ दिए, हमें देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो मैं 2 फरवरी को आपसे समर्थन वापस ले सकता हूं। अब यह तो एक डेडलाइन हो गया कि डेडलाइन जब हो गया तो फिर यह तो बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई, और विपक्ष हमलावर है, सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, विदेश नीति फेल है, कूटनीति फेल है, चारों तरफ से दबाव प्रेशर भी है, और बैकफुट पर सरकार है, जनता अलग अलग मुद्दों को लेकर के सड़क पर है। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़नी शुरू हो गई हैं। जब बढ़नी शुरू हो गई हैं तो ऐसे में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अगर खिलाफत करते हैं तो जीतन राम मांझी के एक बार छोड़ दीजिए, चिराग पासवान वह तो हनुमान थे, अचानक विभीषण कैसे बन गए? यह तो बहुत बड़ा परिवर्तन है फिर, क्योंकि चूंकि ये राजनीतिक दल है और हर राजनीतिक दल की अपनी मनोकंपा होती है, अपनी इच्छाएं प्रबल होती हैं। अब उन्हें भी तो राजनीति करनी है, तो इच्छाएं तो रखेंगे ही, इच्छाएं पूर्ति होनी चाहिए। यह नहीं कि अब सिर्फ एक मंत्रालय दे दिया, आपको समर्थन देते रहो, हु हल्ला करते रहो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपने जो वादे किए हैं पूरा करना पड़ेगा, और वादे पूरा करती है नहीं भाजपा, मोदी शाह की भाजपा नहीं करती वादे पूरा, वादा खिलाफी की ही सरकार और पार्टी बन गई है। ऐसे में चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह साबित होता है कि नीतीश कुमार का प्लान बी सक्सेसफुल हो गया, यानी कि भाजपा के बगैर बिहार में सरकार। अब बिहार में अगर भाजपा के बगैर सरकार बनती है और चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तो चिराग पासवान की इच्छा भी पूरी हो गई, और बिहार के राजनीति में वह सक्रिय हो जाएंगे, वह कुछ करके बिहार को दिखा भी पाएंगे, जिससे उनके आगे की राजनीति प्रबल रहेगी, और नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे, और नीतीश कुमार अपने बेटे का ग्रैंड क्या नाम है कि वो स्वागत कर सकते हैं पार्टी के अंदर, राजनीति के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी। तो बिहार में अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया और चिराग पासवान ने, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेना, तभी यह काम होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिहार में हम आपके बगैर सत्ता में रहेंगे और दिल्ली में आपके साथ सत्ता में रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल भी। जनता भड़क पड़ेगी कि दोनों हाथ में मलाई चाहते हैं।
तो ऐसे में दोनों हाथ में मलाई रखना है तो इन्हें विपक्ष के साथ में शामिल होना पड़ेगा, तो फिर दिल्ली और बिहार दोनों में कायम रहेंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बिहार से भी एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू से मोदी के मंत्री हाथ जोड़ते रहे लेकिन नायडू नहीं माने। अब चाहे वह मनोहर लाल खट्टर हो, नितिन गडकरी तो किसी के हाथ नहीं जोड़ते। नितिन गडकरी ने कह दिया भैया क्या नाम कि ये देना है और वित्त मंत्री दो पैसा, हम तो दे देंगे बजट, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, वित्त मंत्री के हाथ में, वित्त मंत्री बजट देंगे तो हम दे देंगे, क्योंकि बजट के पैसे तो वित्त मंत्री से आता है। अब ऐसे में मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी के खास हैं, तो वह तो सोचने लगे, अपना दिमाग लगाने लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो अमित शाह से मिले, अमित शाह की खोपड़ी घूम गई। अब चंद्रबाबू नायडू झुकने को तैयार नहीं है अमित शाह के सामने या मोदी के सामने। अब तो भैया आपने अगर वादे पूरा किए तो हम आपके साथ हैं और नहीं तो हम नहीं हैं। और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि यह नहीं कर सकते, क्योंकि यह वादा खिलाफी 10 सालों से कर रहे हैं, यह बयानों में भी तेलुगु देशम पार्टी ने कह दिया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो उन्हें आंध्र प्रदेश के अंदर अगला चुनाव जीतने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है और मध्यवर्ती चुनाव में जाने की तैयारी में लगी है, इसीलिए एसआईआर चल रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू नहीं मान रहे और मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी मोदी की सरकार गिरा करके ही मानेंगे। अब नितिन गडकरी जो है जिस राह पर निकल पड़े हैं वह मोदी को बुरी तरह से फंसा रहे हैं। अब दिल्ली प्रदूषण को लेकर के हो या बाकी चीजों को लेकर के हो, नितिन गडकरी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, बड़ी खास है वजह कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। मोदी नितिन गडकरी राजनाथ सिंह जैसे लोगों को 2026 स्टार्ट होते ही उनको निपटाने के चक्कर में है। मंत्रिमंडल विस्तार, नया चेहरा, यानी कि सभी उन नेताओं को जो वरिष्ठ हैं उनको हटा करके यह अपना रिमोट कंट्रोलर अब बैठाने के चक्कर में है, क्योंकि वह इनके लिए कांटे बने हुए इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि 75 के हो गए भाई मोदी जी, और मोदी जी कुर्सी छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है कि कुर्सी छोड़े अगर तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे में वह अपने चेहरे से नकाब न उतरे, इसके लिए उन्हें कुर्सी जरूरी है। और सभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग हो या फिर विपक्ष, अब पूरी तरह से एक ही चौराहे पर आकर के खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी अमित शाह अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कब तक यह जोड़ी चल पाती है मोदी शाह की और कितने दिन और टिक पाती है। विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, अब घर में लंका लग गई है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी सरकार नहीं बचेगी। ऐसे ही अगर चलता रहा दिल्ली में और 50 नेताओं का बैठक जो हुआ इंडिया गठबंधन के साथ हुआ, आ भी सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी आगे कहिए कि शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।